दोस्तों अक्सर हम कभी देर रात जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे मन में दो बातों का डर हमेशा बना रहता है। पहला कि कहीं किसी सुनसान सड़क पे हमारी गाड़ी ना खराब हो जाए और दूसरा ऐसे ही किसी सुनसान सड़क पे कोई लुटेरा ना मिल जाए। लेकिन अक्सर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि रात के सन्नाटे में कुछ सड़कें ऐसी होती है जहाँ पे इंसान से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ आपका इंतज़ार कर रही होती है। और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत भूतिया किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे एक सब्सक्राइबर विवेक की खुद की आप बीती है जो एक रात उनके साथ बीतती है। इसे सुनने के बाद आपके शरीर में एक ठंडी सिहरन जरूर दौड़ जाएगी। विवेक का कहना है कि 2021 की एक ठंड भरी रात में उनके द्वारा जल्दबाजी में ली गई एक बेवकूफ़ी भरे फैसले ने उनके दोस्त को उससे हमेशा के लिए छीन लिया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा खौफ जिसे याद करके विवेक की आज भी रूह कांप जाती है। तो अगर आप रात के टाइम में अकेले सफ़र करते हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आपके शरीर में एक ठंडी सिहरन पैदा हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की इस रियल लाइफ इवेंट हॉरर स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया है हमारे एक सब्सक्राइबर विवेक ने। विवेक उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के रहने वाले हैं और विवेक ने अपनी कहानी हमारे साथ ईमेल के जरिए शेयर किया है। उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विवेक आगे बताते हैं कि ये कहानी दिसंबर 2021 की है और विवेक का एक बहुत अच्छा दोस्त था रोहित। तो रोहित और विवेक दोनों लोग अपने एक तीसरे दोस्त अमित की बहन की शादी में शरीक होने के लिए अपने गांव यानी कि एटा से लगभग 25 किलोमीटर दूर मरहरा गांव जाते हैं। और लगभग 2 बजे के आसपास ये लोग वो गांव पहुंच चुके थे और पूरे दिन ये लोग अमित की हाथ बटाते हैं सामान डिलीवरी करने में, प्लस शादी में बहुत सारी चीज़ों में उसकी हेल्प करते हैं। और रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास बारात आती है। उसके बाद ये लोग सारा बारात वगैरह को खाना पीना खिला के लगभग पौने 2 बजे के आसपास ये लोग फ्री होते हैं। उस टाइम तक जयमाला का भी सारा कार्यक्रम हो चुका था। तो उस टाइम पे कुछ देर पहले ये लोग खाना खाते हैं और फिर ये लोग देखते हैं कि जो मेहमान शादी में आए थे धीरे धीरे करके वो लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो ये लोग देखते हैं कि यार काफ़ी लेट हो गया तो चलो यहीं पे कहीं सो जाते हैं। तो ये लोग वहाँ पे जगह ढूंढते हैं सोने का, क्योंकि ऑलरेडी पूरे दिन काम कर करके ये लोग बहुत थक चुके थे। तो ये लोग जाते हैं लेकिन उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती। पूरे मैरिज हॉल में कहीं भी जगह नहीं था, क्योंकि मैरिज हॉल थोड़ा छोटा था, ज़्यादा बड़ा मैरिज हॉल नहीं था। और एक हॉल में जहाँ पे बहुत सारे लोगों का रहने का प्रबंध किया गया था, वहाँ से लगभग जो गद्दा नीचे बिछा था ज़मीन, वो सारा गद्दा सब लोग निकाल के, जो भी रिश्तेदार शादी में आए थे वो लोग निकाल के अपने अपने कमरों में लगा के सो गए थे अलग अलग जगहों पर। तो ये लोग जाते हैं, इनको कहीं भी जगह नहीं मिलता सोने का। तो ये लोग बोलते हैं चलो बाहर देखते हैं कहीं सोने का कुछ उपाय मिल जाए। तो ये लोग मैरिज हॉल से बाहर निकलते हैं तो बाहर देखते हैं कि जो गार्ड है मैरिज हॉल का, वो आग जला के आग सेक रहा है। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड था और कोहरा ऐसा था कि मतलब अगर सामने कोई बंदा खड़ा है तो 5 मीटर दूर तक का डिस्टेंस का भी उसको कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये लोग जाते हैं और गार्ड अंकल के पास बैठ कर थोड़ा सा आग तापते हैं। और फिर जो रोहित थे वो विवेक को बोलते कि भाई यार यहाँ सोने का कहीं जुगाड़ भी नहीं है, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि थकान की वजह से मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। तो एक काम करते हैं, अपनी स्प्लेंडर बाइक बाहर खड़ी है, उठाते और चलते हैं अपने गांव। ये सुनते ही ना विवेक का चेहरा अजीब सा हो जाता है। वो बोलते भाई तू पागल है क्या? ये 2 बजे रात को तू गांव जाने की बात कर रहा, तुझे मरहरा बाईपास के बारे में नहीं पता है क्या? तो बोलता है कि पता है यार, दिन भर 75 बार तो हम आना जाना करते हैं, क्या डरना उससे। लेकिन विवेक उनको बोलते भाई वो जो बाईपास है वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है और वो बरगद का पेड़ लगभग 200 साल पुराना है और उसके ठीक आगे शमशान घाट है। भाई मैं तो नहीं जाऊँगा रात के टाइम पे। लेकिन जैसे तैसे करके रोहित उनको मना लेते कि भाई चल ले यार, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं पागल हो जाऊँगा नींद की वजह से। लेकिन फाइनली विवेक मान जाते हैं उनके साथ जाने के लिए। तो ये लोग जाते हैं और अमित को और उनके पापा को बताते हैं कि अंकल हम लोग घर निकल रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम है रोहित के घर पे। उसमें बहाना बना देते हैं। तो अमित के पापा बोलते हैं कि बेटा आप लोग रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो अमित के पापा अंदर जाते हैं और वहाँ से एक थैला लेके आते हैं और उस थैले में ताज़ा ताज़ा मेवा का बना हुआ मिठाई और एक बोतल महुआ से बना हुआ देसी शराब था। ये दोनों लोगों को पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि बेटा आप लोग अच्छे से जाइएगा और पहुँच के फ़ोन कर दीजिएगा। तो ये लोग बोलते ठीक है अंकल। तो ये लोग अपनी गाड़ी जो स्प्लेंडर थी उसके साइड में ही लोहे का एक डिक्की ऐसा बना हुआ था, उसको खोलते हैं और उस मिठाई को और उस बोतल को अंदर रखते हैं। लेकिन इनको क्या पता था कि वो रखते हुए कहीं किसी दूर कोने के पीछे बैठा कोई इन लोगों को अजीब तरीके से देख रहा है, जो कि आगे इन लोगों का हालत ख़राब कर देगा।
सारी चीज़ें डिक्की में रखने के बाद रोहित आगे बैठते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं और विवेक को बोलते हैं कि विवेक बैठ, चल निकलते हैं। ये लोग दोनों अमित को बाय करते हैं और बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। आगे चल के रोहित बोलते हैं कि भाई सही कि हम लोग निकल गए वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और कुर्सी पे बैठे बैठे हम बर्फ़ जैसे जम जाते हैं। उस टाइम पे विवेक की बोली बिल्कुल बंद थी, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको शायद अंदर से कुछ आभास हो रहा था कि आज कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। लेकिन उस टाइम पे रोहित के साथ हाँ में हाँ मिला के आगे बढ़ते रखते हैं। और विवेक आगे कहानी में लिखते हैं अपने मेल पे कि भाई अगर मुझे पता होता कि उस रात हमारे साथ क्या होने वाला है तो मैं कभी भी रात को उस रास्ते पे नहीं जाता। भले हम पूरी रात ठंड में ठिठुर के रह जाते वहाँ, लेकिन कभी भी उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाते। रोहित बात करते करते बाइक को स्पीड करते हैं और इनकी बाइक की हेडलाइट आगे धुंध को चीरते हुए बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही होती है। ये लोग नोटिस करते हैं कि दोनों साइड खाली खेत हैं और अजीब सा मतलब एक हल्का सा बदबू पूरे माहौल में फैला हुआ है और अजीब सा धुंध है। इनको आगे का मतलब ऐसे चल रहे हैं तो बैलेंस लेके चल रहे हैं, आगे इनको कुछ दिख भी नहीं रहा ज़्यादा। लेकिन रोहित थोड़े अच्छे ड्राइवर थे तो वो ठीक ठाक बाइक चला के आगे बढ़े जा रहे थे लगातार। लेकिन लगभग 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद विवेक देखते हैं कि सामने एक स्ट्रीट लाइट है और वो स्ट्रीट लाइट लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, बंद चालू बंद चालू। और इनकी बाइक जैसे ही उस स्ट्रीट लाइट के पास जाती है, इनकी बाइक अचानक से वहीं रुक जाती है। तो विवेक बोलते हैं कि रोहित ये बाइक क्यों रोकी तूने यहाँ? तो रोहित बोलते हैं कि भाई ये जो साइड में जो डिक्की लगा हुआ है, तुझे उसमें से कुछ आवाज़ आ रहा है क्या? तो विवेक बोलते हैं कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करते बोलते हैं हाँ भाई मुझे भी आ रही, जैसे कोई अंदर बैठ के नाखून से खरोच मार के अजीब तरीके से चबाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई डिक्की में बैठ के कुछ खा रहा हो। और भाई साहब उसी टाइम पे रोहित चाबी लेते हैं और अपनी डिक्की को खोलने के लिए ऐसे चाबी बढ़ाते हैं। विवेक उनको बहुत मना करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे कि रोहित किसी से सम्मोहित हो गए और उन्होंने डिक्की को ऐसे खोला। और भाई साहब जैसे वो डिक्की खुलता है ना, एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू इनको आती है और अंदर देखते हैं तो अंदर सड़ा हुआ मांस और वो जो बोतल था ना महुआ का, वो उसके अंदर खून भरा हुआ था। ये देख के विवेक की मतलब चीख निकल जाती है। वो बाइक से तुरंत ऐसे उतरने की कोशिश में उसको रोहित को पकड़ते बोलते भाई तू बंद कर इसको, गाड़ी बढ़ा आगे फटाफट। और उसके बाद जैसे ही वो आगे देखते हैं ना विवेक, बोलते भाई यार भाग यहाँ से, तूने बाइक कहाँ रोकी है, ये आगे शमशान घाट है। और इतना बोलते ही ना जो सामने बरगद का पेड़ था वहाँ से इनको एक औरत की बहुत तेज रोने की आवाज़ आने लगती है। और वो रोने की आवाज़ ऐसी तीखी थी कि इनकी हालत ख़राब हो जाती है सुन के। और तुरंत ही वो रोने की आवाज़ एक अजीब सी हंसी में बदल जाती है। और भाई साहब जब इन दोनों की निगाहें उस बरगद के पेड़ पे जाती है ना, तो वो देखते हैं कि एक वाइट साड़ी में एक औरत डाल पे उल्टी लटकी हुई है और उसके बाल ज़मीन को छू रहे हैं। और उसकी जो आंखें थी ना, वो लगातार इन लोगों को घूर रही थी अजीब सा फेस करके। इन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है और ये लोग बाइक को आगे बढ़ा के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम इनकी बाइक बंद हो जाती है अपने आप। और बाइक बंद होते ही वो जो एरिया इतना अजीब सा सन्नाटा हो जाता है कि उसमें किसी के चलने की आवाज़ भी इनको बहुत ख़तरनाक लगती है। और अगले ही पल वो जो औरत थी ना पेड़ पे, वो इनके तरफ ऐसे फ्लोट होते हुए आने लगती है और वो आते आते बोलती है कि ये मिठाई और ये दारू मेरे लिए है क्या? और अगले ही पल भाई साहब इनका जो डिक्की था वो अपने आप बहुत तेज़ तेज़ बजने लगता है। उस टाइम पे विवेक भगवान का नाम लेके बोलते हैं भाई रोहित बाइक स्टार्ट कर। रोहित बहुत तेज़ बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और फाइनली बाइक स्टार्ट हो जाता है। और बाइक स्टार्ट करके जैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना,
तो देखते हैं कि पीछे इनका चक्का, मतलब बाइक तो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है लेकिन इनका चक्का आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और विवेक जब पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि वही जो औरत थी उसने इनके पीछे वाले पहियों को पकड़ रखा है बहुत तेज़ से, और अजीब से हुंकारते हुए बोलती है कि तुम लोग अब मेरे हो, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। उसी समय विवेक को याद आता है कि सफ़र में आने से पहले उनकी मम्मी ने उनके पैकेट में हनुमान जी को चढ़ाया हुआ सिंदूर रखा था रक्षा के लिए, क्योंकि उनको और उनकी मम्मी को इस रास्ते के बारे में पता था। उसी समय विवेक अपने पैकेट में हाथ डालते हैं और सिंदूर ऐसे लेके और पीछे ऐसे फेंकते हैं, और भाई जैसे ही वो सिंदूर पीछे पड़ता है ना, इतना तेज चिल्लाने का आवाज़ उस शांत माहौल में फैल जाता है जैसे कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ दंड दिया गया हो, जिसको बहुत तेज चीखने चिल्लाने लगती है। और उसी समय रोहित बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से बहुत तेज़ स्पीड में निकल जाते हैं। और ये लोग देखते हैं कि इनके पीछे लगातार उस औरत के चिल्लाने की और दौड़ने की आवाज़ आ रही है, लेकिन रोहित बहुत तेज़ बाइक को करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन इनको पूरे रास्ते एक चीज़ महसूस होता है कि इनके बाइक पे 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग बैठे हुए हैं, और लगातार विवेक को उसकी सांसों की ठंडक उनके गर्दन पे महसूस हो रही थी, और उनके पीठ पे बार बार किसी के नाखून चुभाने का भी आभास हो रहा था, जैसे कोई पीछे बैठ के नाखून चुभा रहा हो। ये लोग फाइनली 4 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचते ही विवेक सबसे पहले अपने घर जाते हैं और हनुमान जी का पैर पकड़ के और बहुत तेज तेज रोने लगते हैं। और रोहित वहीं पे अपने घर चले जाते हैं। लेकिन खौफ यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि रियल कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि आगे जो रोहित के साथ होने वाला है ना, उसे सुन के आपके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाएगी, और रात को घूमने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगले दिन सुबह 6 बजे के आसपास रोहित के घर से बहुत तेज चिल्लाने की, रोने चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो ये सुन के विवेक दौड़े दौड़े रोहित के घर आते हैं, और भाई साहब वहाँ आके जो चीज़ वो देखते हैं ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि जैसे वो रोहित के कमरे में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि रोहित अपने बेड पे नहीं है, बल्कि बेड के सामने वाले दीवार पे लगभग 6 फीट ऊपर दीवार पे ऐसे लटके हुए हैं जैसे कि छिपकली ऐसे दीवार पे चिपका हुआ हो। और उनकी जो आंखें थी वो पूरी सफ़ेद हो चुकी है, और उनके चेहरे से मतलब अजीब सा एक फटा हुआ काला काला कुछ निकल रहा था, और उनके मुंह से लगातार झाग निकल रहा था। और भाई साहब देखते देखते रोहित अपने ही एक हाथ से अपने ही सीने का ऐसे पकड़ के और मांस नोचने लगते हैं। ये सारी चीज़ों को देख के विवेक को सारी बात समझ में आ गई जो रात को उनके साथ हुआ था। और इसी बीच रोहित की मम्मी उनको एक बात बताती हैं, और इस बात को सुन के विवेक की हालत ख़राब हो जाती है। रोहित की मम्मी बताती हैं कि बेटा, रात को जब तुम रोहित को छोड़ के कमरे में गए थे तो उसके बाद मुझे लगा कि इतनी रात को आया है तो थक गया, वो पानी वानी दे देती हूँ, तो मैं पानी लेके आई थी गेट पे। और जैसे ही मैं गेट पे पहुँची तो मैंने देखा कि रोहित के सिरहाने पे एक औरत बैठी हुई है, जिसका चेहरा है ही नहीं, बल्कि अजीब तरीके का उसका मुंह जैसा एक स्ट्रक्चर बना था, और बहुत बड़े बड़े बाल। और जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया तो अजीब सा गुर्राते हुए वो दीवार के अंदर चली गई। और उस समय से ही रोहित अपने आप पता नहीं कुछ कुछ करे जा रहा है, कभी बेड पे माथा पटक रहा है, कभी दीवार पे, कभी नीचे जा रहा है, तो कभी दीवार पे चढ़ जा रहा है। तो रात को जो चीज़ें विवेक और रोहित के साथ हुई थी, विवेक सारी बात उनकी मम्मी को बताते हैं। विवेक जब रात की पूरी सच्चाई रोहित के मम्मी और पापा को बताते हैं तो सबसे पहले तो ये दोनों मिलकर विवेक को बहुत डांटते हैं कि तुम दोनों को क्या ज़रूरत थी रात को वापस आने की। रात के टाइम इंसानों के चलने की जगह नहीं होती, और तुम लोग ऐसे रास्ते से आए हो, अपने साथ देखो क्या करके आ गए। उस टाइम पे रोहित की मम्मी बोलती है कि अभी ये सब का टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे, पहले रोहित को हमें किसी के पास लेके चलना होगा। तो पास में एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे, वो बोलते हैं कि गांव के घुरी बाबा के पास ले जाओ, वो ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे इसका। तो ये लोग रोहित को उतारते हैं, लेकिन अकेले रोहित के पापा रोहित को हिला भी नहीं पा रहे थे। तो गांव के ही 2-4 लोग आते हैं और फिर रोहित को ज़बरदस्ती पकड़ के
लेके जा रहे होते हैं अघोरी बाबा के पास। पूरे रास्ते में इन लोग को ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि रोहित लगातार अपने हाथ पर अजीब तरीके से हिला रहे थे और वो ऐसे करके करते कि मुझे नहीं जाना। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती अघोरी बाबा के पास लेके जाते हैं, और जैसे ही अघोरी बाबा रोहित को देखते हैं ना, वो सारी बातें समझ जाते हैं। वो अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि इसे अंदर लेके आओ। इसे अंदर लेके आते हैं और वहीं पे रखा एक भस्म था काली माँ के चरणों में, वो भस्म उठाते हैं और सीधे रोहित के चेहरे पे ऐसे मारते हैं। और जैसे ही वो भस्म उसके चेहरे पे पड़ता है ना, भाई साहब वो इतना तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है जैसे किसी के ऊपर गर्म खौलता हुआ तेल रख दिया हो। और अगले ही पल वो बहुत तेज चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, नहीं तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा है, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। उसके बाद जो अघोरी बाबा थे वो एक ताबीज़ बनाते हैं और रोहित के हाथ में बांधते हैं। और ये बनते ही वो बहुत तेज़ तेज़ पहले तो चिल्लाने लगती, फिर रोने लगती कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और उसी समय वो रोहित के शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन खौफ यहीं ख़त्म नहीं होता। अघोरी बाबा बोलते हैं कि ये जो ताबीज़ मैंने बांधा है, इस ताबीज़ को इसके हाथ से कभी मत उतरने देना, और इसको एक अंधेरे कमरे में ले आकर रखना। रोहित को घर के बाहर मत निकलने देना, और 21 दिन तक इसके हाथ में यह ताबीज़ रखना, और इसके पास कोई भी मीठा चीज़ मत रखना। मिठाई वाली कोई भी चीज़ें इसके सामने मत रखना, नहीं तो वो इसके साथ बहुत कुछ कर सकती है। तो रोहित के पापा पूछते हैं कि बाबा ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हुआ है, मतलब इन लोग के पीछे वो कैसे लग गई। तब बाबा बताते हैं कि बेटा, ये लोग जिस रास्ते से आ रहे थे ना, वहाँ एक बरगद का पेड़ है, और आज से 3 साल पहले उस बरगद के पेड़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। उस समय वो नई नई दुल्हन विदाई अपने घर से विदाई होके अपने ससुराल के लिए जा रही थी, और वहीं पे एक्सीडेंट होता है, और वहीं पे वो उसका स्पॉट डेथ हो जाता है। और वो पिछले 3 सालों से भूखी थी, और ये लोग वहीं पे जाके अपनी गाड़ी का वो डिक्की खोल देते हैं जिसके अंदर इन्होंने मिठाई और वो दारू की बोतल रखी थी। और इसी चीज़ को देख के वो इनके पीछे लग गई। अगर ये लोग वहाँ नहीं खोलते तो इनके साथ वैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर अघोरी बाबा बोलते हैं अभी के लिए तो इस बच्चे को यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए जो जो चीज़ करना था वो सारी चीज़ें मैंने कर दी है। अगर कुछ ऐसा लगे कि मेरी ज़रूरत तो मुझे खबर भेजना, मैं खुद ही आ जाऊँगा तुम्हारे घर। लेकिन एक बात याद रखना, इसके हाथ से वो ताबीज़ गलती से भी उतरनी नहीं चाहिए, और इसके सामने कोई भी मिठाई मत रखना। अगर तुमने मिठाई इसके सामने रख दी तो मैं भी इसको बचा नहीं पाऊँगा। 21 दिन की बात है, 21 दिन तक सब कुछ अच्छे से करो, तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। ये लोग बाबा को प्रणाम करते हैं और वहाँ से फिर निकल जाते हैं। अगले 19 दिन सब कुछ सही होता है, रोहित की हालत भी बहुत सुधरने लगती है, रोहित अच्छे होने लगते हैं। लेकिन 20वीं रात को विवेक को एक सपना आता है। उस सपने में ये देखते हैं कि इनको रोहित ने फ़ोन किया है, और फ़ोन पे वो बोलता है कि विवेक यार, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और किचन में मिठाई रखी है, मैं खाने जा रहा हूँ। और ये सपना देखते ही विवेक की तुरंत आँख खुलती है, और जैसे आँख खुलती है वो बहुत तेज़ डर जाते हैं, और तुरंत उसी वक्त देखते हैं तो टाइम उस समय 2:15 हो रहा था। उसी समय विवेक रोहित को फ़ोन करते हैं, और उस टाइम जो रोहित का फ़ोन था वो रोहित का छोटा भाई उठाता है, और वो बोलता है कि यह रोहित कहाँ है। तो बोलता वो तो अपने कमरे में है। तो बोलते हैं कि जाओ उसे रोको। तो बोलता है क्या रोको, जाओ वो मिठाई खाने जा रहा है। मतलब उनको लगता है शायद सपना देख रहा हो, कहीं सच तो नहीं है। और ये जो रोहित का भाई है दौड़ते हुए उनके कमरे में जाता है, लेकिन रोहित कमरे में नहीं थे, और बोलता है कि विवेक भैया, भैया तो कमरे में नहीं है। तो विवेक दौड़ते हुए रोहित के घर पहुंचते हैं, और भाई साहब जैसे ही ये लोग किचन में जाते हैं, अच्छा एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इनके भाई को ना किचन से बहुत तेज प्लेट गिरने की आवाज़ आती है। तो ये इनका भाई, और तब तक विवेक भी इनके घर आ चुके थे क्योंकि विवेक का घर बगल में ही था। तो दोनों लोग दौड़ते हुए किचन में जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रोहित ने प्लेट में रखा मिठाई खा लिया था,
और प्लेट क्यों गिरी थी पता है? क्योंकि रोहित का जो गर्दन था, उनका फेस पीठ की तरफ हो गया था। मतलब किसी ने इनका गर्दन मोड़ दिया था और उनकी आंखें बाहर आ गई थी और उनका चेहरा अजीब सा हो रहा था, जैसे मरने से पहले उन्होंने बहुत अजीब सी चीज़ देखी हो। ये देख के सब लोग वहीं बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और विवेक आगे बताते हैं कि उस बात को, जो रोहित के साथ हुआ, उस बात को 5 साल बीत चुका है और आज भी मैं उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। और आज भी जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो मेरे अलमारी के अंदर से मुझे वही ठक ठक की आवाज़ आती है जो उस डिक्की से आती थी। भाई साहब, आप समझ रहे हैं? मतलब किसी परिवार के साथ इतना भयानक घटना भी हो सकता है। एक मिठाई किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर देती है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए गाइस, कभी भी रात के टाइम निकलिए तो खुले में मिठाई या दारू वारू ऐसे कभी मत खोलिए, क्योंकि क्या पता कौन आपके पीछे खड़ा हो। तो मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा, सबसे पहली कि रात को सफ़र करने निकले आप तो बहुत सावधानी से निकले। ज़्यादा जहाँ तक हो चांसेस तो दिन में ही सफ़र करें। रात के टाइम सुनसान सड़कों पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सड़क के किनारे और सड़क के बीच में भी, जो लगातार आपका इंतज़ार कर रही होती है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ आपकी ज़िंदगी की बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी के साथ साथ वो आपके परिवार की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल देती है। तो मैं बस एक ही बात कहूँगा कि बच के रहिए और इन सब चीज़ों से अपना तो ख्याल रखिए ही, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बता के नहीं आती और ये सब चीज़ें अगर एक बार आ गई तो जल्दी बाहर भी नहीं जाती, क्योंकि इनका काम ही है ज़िंदगी को बर्बाद करना। तो चलिए, इसी के साथ आज की कहानी को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट रोहित के लिए ज़रूर कीजिएगा कि रोहित के साथ बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले किसी नई हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।